नीतीश कुमार के प्रति कहीं भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। लोग हैं जमीन पर, उनसे आज भी लोगों को डर लगता है। और उसके बाद आप पास गाने आए, वो गाने बजे हैं सड़कों पे। बिहार में हर कोई किसी न किसी गुट से जुड़ा हुआ है। तो जो लोग भूमिहार गुट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भूमिहार उनके संरक्षक है, भले वो जाति से खुद भूमिहार नहीं है। तो एक बहुत बड़ा संगठन गया कि अगर भूमिहार को कोई मारने के लिए तैयार है तो फिर हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। कि जिसके ऊपर दाग हो वो काजल की कोठरी से भी बच के निकलता है। तो अगर कोई बड़ा वीडियो था, बड़ा खास वीडियो था, जिसमें कि तेजस्वी जी का मंच पे एक छोटा बच्चा आता है करीब 10-12 साल का, और उसका स्टेटमेंट आता है कि मैं रंगदार बनूंगा या समथिंग, कट्टा चलाऊंगा। बहुत अच्छे से ऑडियो नहीं है, बट जिन लोगों ने सुना। बहुत सारी अन्य चीजें हैं, जैसे एक भूरा बाल के खिलाफ एक किन्हीं नेताजी का बयान आया। राजद 6 चुनाव हारी इस तरह से, लोकसभा विधानसभा में। उसके बाद वो 2015 में खड़ी हुई। वाला समय में जो अभी स्थिति राजद की हुई है, उसमें तो अब अनुमान लगाना बड़ा कठिन है कि आगे क्या होगा। इनकी पार्टी लगभग समाप्ति की ओर जा चुकी है, तो क्या ये उठ खड़े हो पाएंगे? आप देख रहे हैं BN24 लाइव, सच्ची और पक्की खबर। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु चौबे। BN24 लाइव में एक बार आप सबका फिर स्वागत है। आज हम हैं पटना सिटी के ऐतिहासिक कंगन घाट पर, और आज यह मेरी मौजूदगी दो ऐसे शख्सियत के साथ है जिन्हें आप अच्छी तरीके से जानते या पहचानते भी होंगे। खास करके वो लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए होंगे, जिन्हें आप फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम या और भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उस पर उन उन प्लेटफॉर्म पर इन सभी को देखते होंगे। उनसे आज हम आपको परिचय कराएंगे, रूबरू भी कराएंगे। और आज मेरा मुद्दा होगा बिहार चुनाव। बिहार में जो चुनाव हुआ अभी वर्तमान में, वो काफ़ी अभूतपूर्व हुआ, जो किसी ने भी अनुमान नहीं की थी। उस अनुमान से बढ़कर के बिहार का चुनाव परिणाम आया है। उस परिणाम पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, और ख़ास करके आपके मन में यह शंका उठ रही होगी कि इन्हीं दोनों से क्यों। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये दोनों ऐसे शख्सियत हैं जो सोशल मीडिया देखते होंगे, उनको पता होगा ये दोनों न किसी पार्टी से जुड़े हैं, न किसी पार्टी के समर्थक हैं। लेकिन इनका जो विश्लेषण हुआ करता था, चाहे वो महाराष्ट्र चुनाव हो, झारखंड चुनाव हो, या फिर हरियाणा चुनाव हो, या दिल्ली चुनाव हो, इन दोनों ने जो प्रेडिक्शन किया या जो विश्लेषण किया, वो हूबहू रिजल्ट में परिवर्तित हुआ। और इनका जो भी प्रेडिक्शन हुआ या जो भी विश्लेषण हुआ, वो आम जन को ध्यान में देखते हुए, पार्टी की नीतियों को देखते हुए निष्पक्ष तरीके से किया गया, और वो काफ़ी सफलीभूत भी हुआ। तो इनको खोजते खोजते और इनसे संपर्क करके, मेरी कोई इनसे कोई विशेष जान पहचान भी नहीं थी। सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से जो मैं इनसे भी जुड़ा हुआ था, ये भी हमसे जुड़े हुए थे। तो जब रिजल्ट आ गया, सब चीज़ हो गया, तो आज रविवार का मौका भी है, एक छुट्टी का भी दिन है, तो इनसे हमने संपर्क किया और इनका हमने महत्वपूर्ण समय लिया है अपने चैनल के लिए। और हम आपस में बात करके इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोग किसी दल से ना रहते हुए भी बिहार जैसे कठिन राज्य का, जहां अनुमान लगाना बड़े बड़े के बूते की बात नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने ऐसा प्रेडिक्शन किया जो एकदम ज़मीन पर दिखाई भी पड़ा। क्या कारण था और किस परिप्रेक्ष्य में इस रिजल्ट को आप देखते हैं और क्या अनुभव करते हैं, ऐसे कैसे संभव हुआ, और आगे क्या भविष्य होने वाला है बिहार का। तो चलिए आपको हम मिलवाते हैं। सबसे पहले एक विनीत श्रीवास्तव हैं, रहने वाले तो पटना ही के हैं, लेकिन ये पूरा देश दुनिया घूमे हुए हैं। भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जो इन्होंने नहीं नापा हो अपने पैरों से। तो सब माने सौभाग्य है कि आज हमारे बीच हैं। सबसे पहले आपको हम उन्हीं से मिलवाते हैं, विनीत जी से, और उनका हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। नमस्कार, नमस्कार और धन्यवाद सर का, और आप सभी का स्वागत है मेरी तरफ से भी। विनीत जी, आप तो पूरा देश दुनिया घूमे हुए हैं, और जी। आपका हम फेसबुक पर भी ये सारा चीज़ देखा करते थे। कैसे प्रेडिक्शन आप कर रहे थे कि बिहार में ये अंजाम होने वाला है या इसका रिजल्ट ऐसा आने वाला है? क्या अनुभव, माने कैसे आप इसको अनुमान लगा लिए? इसका अनुमान जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के प्रति कहीं भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। और दूसरा एक चीज है जिसे मैं कहूँगा डर। तो लोग आज भी कुछ चीज़ों के डर से बाहर नहीं निकले हैं, और उस डर ने खास करके जो ओबीसी वर्ग है, ईबीसी वर्ग है, और साथ में एससी एसटी वर्ग है, उसके अंदर आज भी वो डर है। और उस डर ने तो डर तो निकल जाना चाहिए था, क्योंकि तेजस्वी भी अपनी कई भाषणों में, कई इंटरव्यू में वो अपने
पिताजी के कार्यकाल का माफ़ी भी माँग चुके थे। नया लड़का था और उसने 2.5 साल के कार्यकाल में अच्छा काम भी किया, लेकिन बिहार की जनता उनको आगे 5 साल के लिए नहीं चुन पाई और इस तरह का मैंडेट दिया कि उनके लिए काफ़ी सेटबैक है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? तेजस्वी जी ने बाकायदा माफी मांग ली है या अपने पिताजी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जो उनके लोग हैं जमीन पर, उनसे आज भी लोगों को डर लगता है। और उसके बाद आप जब देखेंगे, जब कुछ खास गाने आए, वो गाने बजे हैं सड़कों पे, ऐसा नहीं है कि वो गाने नहीं बजे हैं। और मैं तो कहूँगा कि चुनाव का जो टाइमिंग भी था, ये भी एक गाने बजने का कारण हो गया। ये तुरंत दशहरे दिवाली के बाद बीता है, जिस दौर में पंडाल बैठ रहे हैं पटना में या और भी शहरों में, तो वहाँ ये गाने बज रहे थे उन जगहों पे जहाँ उनकी आबादी है, उनके वोटर्स की आबादी है। और जब वो पंडाल बज रहा था तो लोगों के अंदर एक खौफ था। तो ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह का गाना या इस तरह का म्यूजिक या इस तरह का सीन जो है भाजपा ने ही प्रमोट किया हो आरजेडी के तरफ से और लोगों को डराने के ख्याल से? क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया में बहुत सारे जगह पर सीन आ रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि गाना गाने वाले अन्य जाति के थे और वो राजद के तरफ से वो गाना गा करके वो माहौल बना दिए। अब मैं इसके 2-3 छोटे-छोटे जवाब दूँगा। पहला है कि जिसके ऊपर दाग हो वो काजल की कोठरी से भी बच के निकलता है। तो अगर कोई आपके नाम पर आपके खिलाफ कुछ बोल रहा है, तो आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? पहली बात। जो भी लोग थे, चाहे गांधी लाल यादव हैं, टुनटुन यादव हैं, आशिक आवारा हैं, मैं बहुतों के नाम नहीं जानता हूँ बट गाने मैंने सुने हैं। राजद ने उनको काटा क्यों नहीं? एटलीस्ट अपने सोशल हैंडल से कि भाई ये हमें बदनाम कर रहे हैं, एक एफआईआर आप करा सकते थे ऐसे लोगों के ऊपर। दूसरी बात, एक बड़ा वीडियो था, बड़ा खास वीडियो था, जिसमें कि तेजस्वी जी का मंच पे एक छोटा बच्चा आता है करीब 10-12 साल का, और उसका स्टेटमेंट आता है कि मैं रंगदार बनूंगा या समथिंग, कट्टा चलाऊंगा। बहुत अच्छे से ऑडियो नहीं है बट जिन लोगों ने सुना। इसके अलावा जुलाई के आसपास में बिहार में एक बंद बुलाया गया था। उसमें किसी दरभंगा के नेताजी का बयान आता है कि 90 की लहर आएंगे, तो उन्होंने फिर शब्दों का उपयोग किया। सोशल मीडिया का जमाना है, हर 10 मिनट पे ये चीजें पहुंच जाती हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर ऐसा रहा नहीं लगता है कि आरजेडी का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था वो काफी कमजोर था बनिस्बत एनडीए का? हूं। नहीं, इस बार कमजोर नहीं था, लेकिन उन्होंने इस चीज को बिल्कुल भी हटाने की कोशिश नहीं की। उनको लगा कि हम जीत रहे हैं और वो इसी प्लेटफॉर्म पे खेलते चले गए। वो कहीं भी इस चीज से पीछे उन्होंने ये नहीं किया। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कल जब ये सारी घटनाएं हुई तो एक लड़का है सोशल मीडिया पे, काफी प्रसिद्ध है, पासवान जी करके उसकी आईडी है। उसने कुछ गलत शब्दों का उपयोग किया, और आप जब उसके कमेंट सेक्शन में जाएंगे ना, तो उसको करीब 700 कमेंट है उसकी ही जाति के लोगों के, और उन सारे लोगों ने कहा कि भाई ऐसी बातें मत किया कर, समाज में ये होने दे। ये उस समाज की बात कर रहा हूँ जिससे दलित महादलित में गिना जाता है। उसके लोगों ने कहा कि नहीं भाई ये गलत बात है। लेकिन जब आरजेडी की तरफ से ऐसी वीडियोस आ रही थी ना, तो आप उनके कमेंट्स को देखें। बनेंगे, बनेंगे, करेंगे, वो सहमति में थे। तो जब आप सहमति में हो, सड़क पे अभी भी कोई आदमी, इतने सारे लोग हैं जो राजद के समर्थक हैं, इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। वो 4 तरह की अलग बातें करेंगे कि एसआईआर हुआ, ये हुआ, लेकिन वो अपना अवलोकन तो नहीं कर पा रहे हैं। अपनी बात को वो सोशल मीडिया के माध्यम से सही तरीके से पब्लिक के बीच में नहीं ला पाए, ये भी एक कारण था आरजेडी का। उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैंडल जो भी लोग देखते होंगे, वो अनुमान नहीं लगा पाए थे कि एनडीए का सोशल मीडिया हैंडल इतना एक्टिव होगा और वो इस तरह से बात फैला देगा। चुनाव में जिसका कि आप जिक्र कर रहे हैं कि वो दोनों गायकों ने या अन्य लोगों के बयान को बहुत तेजी से वायरल किया गया और आरजेडी की तरफ से इस तरह का कभी कंटेंट को खंडन भी नहीं किया गया, इसका भी एक कारण है। बिल्कुल। और इसमें बहुत सारी अन्य चीजें हैं, जैसे एक भूरा बाल के खिलाफ एक किन्हीं नेताजी का बयान आया। राजद ने उनको ये किया, जरूर किया, लेकिन फिर भी वो सदन पे कह रहा हूँ, मंचों पे दिखाई देते रहे। दूसरी कोई भी पार्टी रहती, एटलीस्ट इस चुनाव तक के लिए वो निष्कासित हो जाते। और लोग माने या नहीं माने, बिहार में हर कोई किसी न किसी गुट से जुड़ा हुआ है। तो जो लोग भूमिहार गुट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भूमिहार उनके संरक्षक है, भले वो जाति से खुद भूमिहार नहीं है। तो एक बहुत बड़ा संगठन गया कि अगर भूमिहार को कोई मारने के लिए तैयार है तो फिर हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। अभी कल एक वीडियो देख रहा था, कहीं आरा या उस बेल्ट का कोई गांव था, जहां पर दलितों के खेतों में आग लगा दिया गया है। ठीक है,
ये जब बिहार के कई कोनों से इस तरह की आवाजें आ रही है कि वोट न देने के चलते इस तरह की घटनाएं हुई है, तो क्या आगे अब आरजेडी के लिए क्या सबक होगा? आरजेडी के लिए सबक यही है कि थोड़ा सा धीमा खेलें। आरजेडी के साथ जो सबसे अच्छी बात है, हर अच्छी बुरी हर व्यक्ति के साथ कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बड़ी बात होती हैं, कि आरजेडी एकमात्र पार्टी है जो लगातार 20 सालों से सत्ता से बाहर है। उसके बावजूद आज भी उसका वोटर टूटा नहीं है। आज भी वो 36% वोट की मालिक है। उसे अपने साथ महज 4% वोट जोड़ने हैं। आप थोड़ा सा शांत खेलें। आप आज भी बिहार में आप ही सबसे बड़ी पार्टी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भले सरकार किसी की बन जाए, लैंडस्लाइड विक्ट्री है, लेकिन अगर कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जिसका वोटर सबसे इंटैक्ट है, कहते हैं भाजपा के वोटर इंटैक्ट हैं, कॉमरेड्स के वोटर इंटैक्ट हैं, कम्युनिस्ट पार्टियों के सबसे इंटैक्ट वोटर अगर कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल का है। वो उसके साथ दिल से जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको उन 36% के अलावा अगले 4% वोट और चाहिए। जिस दिन आप 4%, 5% और जोड़ेंगे, वो आप सामने वाले के काटेंगे और आप नंबर 1 पे हैं। तो अब तो ये तो उनका नेतृत्व का अब दायित्व रह गया कि वो इस चुनाव का विश्लेषण किस परिप्रेक्ष्य में और किस स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रख कर करते हैं, तो आने वाला अब समय ही बताएगा कि आगे इनका अगला कदम क्या होगा। वो तो पार्टी भी निस्बत छोड़ देते हैं, लेकिन इतना तो तय दिखा इस चुनाव में कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महागठबंधन कमजोर पड़ गया। ये तो आप भी स्वीकार करते होंगे। प्लेटफॉर्म पे वो कमजोर नहीं था। वो बिल्कुल बाकायदा लड़ाई लड़ रहा था। और उसको आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जिसे लड़ने की जरूरत नहीं है। वो जितना शांत रहेगा उसके वोटर्स उतने ज्यादा बढ़ेंगे। उसके लोग जब आगे आते हैं, जब उसके लोग दिखते हैं, तो दूसरे लोग साथ में नहीं जुड़ पाते हैं। तो शांत रहें, अपनी बातें करें, केवल अपनी बातें। लड़ने की जरूरत नहीं है आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि भाजपा ये कर रही है। आप सिर्फ अपनी बातें बताओ, आप जीत जाओगे। और ये चीज मैंने बाकायदा, मैं पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो जिनसे मेरा निजी संबंध है, मैंने उन लोगों को ये बातें बार बार कही थी। बाकायदा जून में मैंने एक रिपोर्ट दी थी उन्हें, उनके कुछ सलाहकारों को, इस चीज से जुड़ी हुई, दोनों ही पार्टियों को दी थी। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल कि राजद अगर कुछ अच्छा करना चाहती है तो करे। और उन्होंने उस बातों को अपने यहाँ रखा भी था, बट उसे वो क्रियान्वयन नहीं कर पाए। उसका खामियाजा तो यहाँ दिख गया। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक शख्स और है हमारे साथ जिन्हें आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे, खास करके फेसबुक पर उनका लिखा हुआ। बहुत अच्छा विश्लेषण भी करते हैं। हर स्टेट का वो आंकड़ा का खिलाड़ी हैं। वो डेटा रख करके ही कोई भी बात करते हैं, हवा में यूं ही कोई बात नहीं कर देते हैं। तो उनकी डेटा की काफ़ी महत्व है। खास करके हरियाणा चुनाव के समय देखा गया था, जब सारा चैनल, सारा एग्जिट पोल वगैरह कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, तो एकमात्र ये हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, पंकुल सिन्हा जी, उनका एक छोटा सा लेख था और उस लेख में इन्होंने हरियाणा के ज़मीनी हकीकत बताते हुए बताया था कि वहाँ पे भाजपा सरकार बन रही है। और जब चुनाव का रिजल्ट आया तो उनके प्रेडिक्शन के अनुसार ही सरकार बनी। तो उनका लिखा हुआ लेख पूरे देश में वायरल हुआ और वो बड़े बड़े चैनल हो या बड़े बड़े रणनीतिकार हों या चुनावी विश्लेषक हों, सबको वो पढ़ाया गया था। उसमें उनका काफ़ी नाम भी आया था। तो बिहार चुनाव के दरमियान इनसे हम फेसबुक पर जुड़े रहे, तो इनका भी प्रेडिक्शन था कि बिहार में लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, लेकिन इतना अनुमान नहीं था कि ये 200 पार कर जाएगी। लेकिन इनका प्रेडिक्शन था जिसको हम लोगों ने हवा में उड़ा दिया। उनसे हम संपर्क किए हैं, तो आज उनके साथ भी बैठने का मुझे मौका मिला है। वो अपने बिहार के पटना सिटी के धरती के ही रहने वाले हैं, बहुत अच्छे जानकार भी हैं। उनसे भी आपको हम रूबरू कराते हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं कि आपका प्रेडिक्शन इतना अच्छा कैसे इतना हो अच्छा गया? अनुमान कैसे लगा लिए कि बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी और इतना अच्छा उसका लैंडस्लाइड विक्ट्री होगा? क्या अनुमान था आपको? और अनुमान था तो कैसे था? असल इस राज्य में सबसे बड़े मास लीडर लालू यादव हुआ करते थे और एक टाइम में वो 85 में राबड़ी देवी जी 35,000 वोट ला के विधायक बनी थी। हाँ। 2010 में 55,000 वोट ला के हार गई थी चुनाव। तो वोट गणित का मामला ही अलग है। और राजद का इस बार भी देखिएगा तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है जो एक विपक्षी पार्टी के तौर पे। वोट इतना प्रतिशत के अनुसार तो राजद बहुत अच्छा किया है बिहार में। हाँ, वो वोट प्रतिशत इनका सीट में तब्दील नहीं हो पाया। नहीं है। तो आने वाला समय जो होगा, अब तो इनको 5 साल तो मंथन, चिंतन और ये क्या बोलता है उसको, ये परीक्षण करने में ही गुजारेंगे। तो क्या आगे इनका कोई भविष्य नज़र आता है? हाँ, एक की गलती दूसरे का फ़ायदा है। अगर इस 5 सालों में एनडीए की तरफ से कोई गलती हुई तो उसका फ़ायदा तेजस्वी यादव को ही होना है। क्योंकि बिहार में तो 2 ही दल रह गए हैं अब, महागठबंधन और ये आपका एनडीए। इस स्थिति में बिहार में तो राजद
बिहार की ही पार्टी है क्षेत्रीय दल के रूप में। तो आने वाला समय में जो अभी स्थिति राजद की हुई है, जिसमें तो अब अनुमान लगाना बड़ा कठिन है कि आगे क्या होगा। इनकी पार्टी लगभग समाप्ति की ओर जा चुकी है, तो क्या ये उठ खड़े हो पाएंगे? भारत में एकमात्र विपक्षी पार्टी राजद ही है जो 6 चुनाव हारने के बाद 7वां चुनाव में 80 सीट जीत जाती है। ये 2 चुनाव लगातार हारे तो चौटाला जी गायब हो गए। 2 चुनाव लगातार हारे तो देवगौड़ा की पार्टी सिकुड़ गई। 2 चुनाव लगातार हारे तो चंद्रबाबू नायडू मतलब 2004 से 13 तक वो बाहर रहे। लेकिन राजद 6 चुनाव हारी इस तरह से, लोकसभा विधानसभा में। उसके बाद वो 2015 में खड़ी हो गई। तो उसका मेरिट इस मामले में बहुत स्ट्रांग है। 35% ओपनिंग बैलेंस राजद का शुरुआत होता है। तो आप थोड़ा भी चूक करेंगे तो सीधा फायदा राजद को होगा, तेजस्वी यादव को होगा। अच्छा लगा। और आज हम लोग गंगा के तट पर हैं पटना साहिब में, और हम अपने चैनल के दर्शकों को बीच बीच में ऐसे ही शख्सियत से मुलाकात कराते रहेंगे और ज्वलंत मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बस आज तक का, आज भर का बस इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे मुद्दे को लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।